नमस्कार, मैं कल्पना सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों हमारे देश में, भारत में राजनीति में बड़ा घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह हैं जो देश के फिर से गृह मंत्री बन गए हैं, और दूसरी तरफ हैं यूपी के सीएम योगी जी। अभी तक चुनाव से पहले तक यही सुनने में आ रहा था कि दोनों के बीच एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 हुए, उसके ख़त्म हुए, उसके बाद में हम देखते हैं उसमें आकर के एक और एंगल शामिल हो गया, और वो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अब इसमें मोहन भागवत जो है डायरेक्टली जो है इन दोनों से इन्वॉल्व के साथ में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब देखना यह है कि जो भागवत जी हैं आरएसएस प्रमुख, वो किसके पक्ष में हैं, योगी जी के या मोदी जी के। अगर हम दोनों के ही राजनीतिक जीवन पे गौर करें तो हम देखते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही थे। पूरे आरएसएस के सहयोग से ही योगी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वहीं जब हम मोदी जी के बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं तो वो भी आरएसएस की ही उपज हैं, यानी वहाँ भी उनके पीएम पद पर पहुंचने, सीएम गुजरात और फिर पीएम पद पर पहुंचने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यानी कि दोनों ही आरएसएस के कारण इस राजनीति के इस शिखर पे पहुंचे हैं। तो ये तो हो गई आरएसएस की भूमिका मोदी और योगी दोनों के राजनीतिक जीवन को खड़ा करने में। लेकिन अब हमें देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण आरएसएस और मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख पूरी तरीके से मोदी जी के खिलाफ हो गए। पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत जी के कुछ बयान सामने आए, जिसमें हमने देखा मोहन भागवत जी ने कहीं डायरेक्ट तो कहीं इनडायरेक्टली मोदी जी को तमाम तरीके की नसीहतें देने का काम किया। जैसे उन्होंने मणिपुर को लेकर के बोला कि मणिपुर में 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उससे पहले 10 साल वहाँ पर शांति रही और वह अभी तक जल रहा है, और कौन उस पर ध्यान देगा, उस पर विचार करना यह कर्तव्य है। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही कि सच्चा सेवक घमंड नहीं करता, असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा बनाए रखता है। इस दौरान मर्यादा की ज़रूरत थी जो नहीं रखी गई। तो ये सारे जो स्टेटमेंट थे ये मोहन भागवत जी की तरफ से सामने आए, यानी परोक्ष रूप से ये सारे जो स्टेटमेंट थे ये मोदी जी के लिए ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो यानी कि मोहन भागवत जी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इन सब नसीहतों की ज़रूरत है। वो घमंडी स्वभाव के हैं, ऐसा उन्हें लगता है। जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया उससे ऐसा प्रतीत होता है। तो अब हम गौर करते हैं कि पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी का जो बतौर पीएम कार्यकाल रहा है, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मोहन भागवत जी को ऐसा महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है वो अहंकार में डूबे हुए हैं। तो जब हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में 2014 और 2019 दोनों टाइम पर लोकसभा चुनाव जो थे उनमें मोदी जी को बहुमत प्राप्त हुआ, उनकी बहुमत की सरकार बनी, और जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी उसी तरीके से वैसे वैसे ही एक तेज़ी के साथ में आरएसएस के प्रति उनका जो रुख था वो जो था पहले के तरह सपोर्टिव नहीं रहा, उपेक्षा भरा होता गया। आरएसएस और मोहन भागवत के जो भी परामर्श उस दौरान रहे, इस दौरान उस पर भी बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बढ़ाने, उसके कार्यकर्ताओं को बढ़ाने, उसके जगह जगह कार्यालय बनाने, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा, जिसकी वजह से उनको लग रहा, मोहन भागवत जी को और आरएसएस को, कि उसके प्रभाव में कमी हो रही है, या फिर नरेंद्र मोदी जी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ उपेक्षा का भाव उनको महसूस हुआ, जिसके कारण उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मोदी जी अहंकार में डूबे हुए हैं। मोहन भागवत के जो अभी स्टेटमेंट सामने आए, इनसे ज़रा पीछे हम जाते हैं 19 मई को, तो हम देखते हैं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और किसको दिया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले आरएसएस की ज़रूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है
आज भाजपा अपने आप को चलाती है और काशी मथुरा के में मंदिर का कोई प्लान नहीं है। तो ये उन्होंने अपने उसमें स्टेटमेंट में कहा था। और इंडियन एक्सप्रेस में इस स्टेटमेंट को जो दो तीन लाइनें उन्होंने ये जो बोली थी ना, इसको स्पेशली हिंदी में छापा गया, जबकि पूरा जो न्यूज़पेपर है वो अंग्रेजी का है। और केवल स्पेशली ये दो तीन लाइनें हिंदी में छापी गई थी, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी की, नासमझी की कोई गुंजाइश ना रहे। और जब से उनका ये स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद से ही जो आरएसएस था उसमें उसका जो आरएसएस में और ज़्यादा मोदी जी के वो खिलाफ हो गई। उससे पहले भी था, क्योंकि आरएसएस अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी पिछले 10 साल से। लेकिन जब ये स्टेटमेंट सामने आया तब फिर आरएसएस ने इसको सीरियसली लिया और इस अपने प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में आरएसएस ने कदम उठाने शुरू किए। और अब स्थिति ये है कि मोहन भागवत जी और आरएसएस अपने व्यापक राजनीतिक प्रभाव से मोदी जी को अवगत कराना चाहते हैं। और ये कैसे कराना चाहते हैं? बीजेपी में अपना प्रभाव जो है उसको बढ़ा करके। तो अपनी जो पकड़ आरएसएस ने भाजपा पर छोड़ दी थी, अब वही पकड़ आरएसएस भाजपा पर बनाना चाहता है। संघ प्रचारकों को भाजपा में मुख्य पदों पर और मंत्रिमंडल तक में पहुंचाना चाहता है। अब देखना यह है कि ये काम आरएसएस कैसे करता है, करने में उसको कहाँ तक सफलता मिलती है। भास्कर ने एक खबर विस्तार से छापी है आज के अपने अखबार में, और उसने इशारों में विस्तार से ये बताया है कि अब जो संघ है, आरएसएस है, वो मोदी जी से क्या क्या चाहता है, क्या क्या आरएसएस की शर्तें हैं, और उनको मोदी जी अब कहाँ तक पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात है। और यानी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह से अपने बहुमत की सरकार के दौरान आरएसएस की उपेक्षा की थी, आरएसएस को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था, और उसी का परिणाम है कि अब मोदी जी की जो स्थिति है, जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से जो 240 सीट्स ही उनको मिल पाई है, उनकी स्थिति जो कमज़ोर पड़ी है, अब उसके बाद में जो है आरएसएस अपना प्रभाव बीजेपी में बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। मोदी जी के कृत्यों से न केवल विपक्ष बल्कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं त्रस्त था, और बहुत बुरी तरीके से त्रस्त था, और खुद मोहन भागवत भी, क्योंकि उनके प्रभाव में लगातार कमी होती जा रही थी। क्योंकि बीजेपी जो कि आरएसएस का ही एक विंग है, यानी आरएसएस से ही निकली हुई एक राजनीतिक पार्टी है, और वो उसके सर्वे सर्वा बनकर के मोदी जी ने आरएसएस को ही भाव देना बंद कर दिया था। और अब जो स्थिति ये हो गई थी कि जब जयप्रकाश नड्डा जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका जब बयान सामने आया था तो उसने और ज़्यादा इस खिंचाव को पैदा कर दिया। और उससे एक दिन पहले जो बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बड़े दावे के साथ में मीटिंग में आरएसएस के साथ अपनी मीटिंग में कहा था कि बीजेपी जो है किसी भी सूरत में 325 सीटें लेकर के आएगी, और उन्हें पूरा विश्वास था इस बात का। और उसके बाद में फिर ये नड्डा जी का बयान सामने आया, तो बीजेपी से निपटने के लिए और अपने प्रभाव को ऊपर करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आरएसएस ने कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर ली थी। क्योंकि आरएसएस को ये पता था, मोहन भागवत जी को ये अच्छे से पता था कि यदि ऐसा होता है, 325 या 350 से ज़्यादा सीट या इतनी सीट आ जाती हैं अगर बीजेपी की, तब फिर मोदी जी क्या करेंगे, जो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उन सबको अपनी पार्टी में लेना शुरू कर देंगे, और बीजेपी में ऐसे लोग इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाएगा। मोहन भागवत जी जानते थे कि जो दूसरी पार्टियों से आए हुए जो सांसद होंगे मोदी जी की पार्टी में, बीजेपी में, इनकी निष्ठा मोदी जी और अमित शाह के प्रति होगी, ना कि आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे के प्रति। मोहन भागवत समझ चुके थे कि मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त होने की दशा में बीजेपी पर से पूरी तरीके से आरएसएस का प्रभाव खत्म हो चुका होगा, और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में ये अंतिम दिन होंगे जब बीजेपी का आरएसएस से कोई नाता रहा होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मोहन भागवत जी ने सारी प्लानिंग की थी, और आरएसएस ने योजना बना ली थी कि ऐसा होने की स्थिति में वे बीजेपी से अपने संघ के आरएसएस के प्रचारकों को वापस बुला लेंगे। और हालांकि उनको यकीन नहीं था कि बीजेपी में से वापस बुलाए जाने पर संघ प्रचारक अब आरएसएस के किसी काम के भी होंगे या नहीं होंगे।
पर जैसे ही वोटर्स ने नरेंद्र मोदी को जो है 240 सीट पर ही रोक दिया, आरएसएस ने अपनी इस योजना में परिवर्तन किया। और अब जो है आरएसएस ने और मोहन भागवत जी ने क्या योजना बनाई कि बीजेपी में अपना जो प्रभुत्व है उसको दोबारा कैसे कायम किया जाए। अब इस रूपरेखा के ऊपर काम करने की योजना बनाई। अब इन 10 सालों में हुआ क्या है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता, जो पहले वाला कार्यकर्ता था 2014 से पहले वाला, अब उसकी स्थिति वैसी नहीं रही थी। अब जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर में ढल चुका है। इन 10 वर्षों में हुआ क्या है कि जैसे ऊपर से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की तरफ से जो भी आदेश आता है, तो टॉप टू बॉटम, नीचे तक पूरे लोग उसे उसका आदेश का पालन करने में पूरी तरीके से लग जाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु साबित किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा प्रभावपूर्ण बताया जाए, उनकी जो सरकारी जो भी योजनाओं की घोषणा की है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो एक सिरे से टॉप टू बॉटम सारा जो कार्यकर्ता वर्ग से, मंत्री पद से लेकर के पूरे कार्यकर्ता तक, सारी उसका प्रचार करने में लग जाते हैं। अब इससे हुआ क्या है कि ऐसा होने से जो उनकी जो राजनीतिक बौद्धिक क्षमता थी वो कहीं ना कहीं कुंद हो गई। पहले जिस तरीके से सड़क पर उतर करके बीजेपी राजनीति करती थी, वो वाला जो गुण था उसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में लोप होने लगा। तो अब मोदी जी के कार्यकाल में जो ये कार्यकर्ताओं के में जो ये परिवर्तन हुआ, अब मोहन भागवत के सामने ये चुनौती है कि इस तरह कॉरपोरेट कल्चर में ढला हुआ जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको पहले जैसी वापस पुरानी स्थिति में वो कैसे लेकर आए। क्योंकि इसी के साथ में आरएसएस जो है और बीजेपी जो है, आरएसएस का जो प्रभाव है तभी बढ़ पाएगा जब आरएसएस और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको पुराने परिवेश में वापस डाला जाए। अब आरएसएस ने ये तक तय कर दिया है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो कैसा होना चाहिए। वो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। और ट्विटर हैंडल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी का परिवार लिख रहे हैं, वो मोदी का परिवार ना लिख करके आरएसएस का परिवार लिखें, क्योंकि एक ही परिवार चलेगा, आरएसएस का परिवार। मोदी का परिवार एक व्यक्तिवादी सोच का प्रतीक है, उनके व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि करता है, जबकि मोदी जी जो हैं वो खुद एक संघ के व्यक्ति हैं और संघ की ही पार्टी है बीजेपी। तो ऐसे में संघ के अंदर से जो निकली पार्टी है बीजेपी, उसका अपना एक अलग परिवार कैसे हो सकता है। बीजेपी में मोदी जी के प्रभाव को कम करने की दिशा में बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आरएसएस ने, मोहन भागवत जी ने बीजेपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bjp.org, उसमें मोदी जी का नाम और साथ में जो मोदी जी के सहयोगी रहे हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, उनका नाम मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किस लिए की गई हैं? इसलिए कि मोदी जी कहीं ना कहीं आरएसएस जो है उसको अपने से उच्च स्थान पर, जहाँ पर वो थी पहले, वो उसको प्रदान करें और आरएसएस के दिशा निर्देशों में कार्य करें। तो इसके लिए ये सारे बदलाव किए गए हैं। अब आगे देखते हैं होता क्या है। सीएम योगी को लेकर के मोहन भागवत जी ने किसी भी तरीके के कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं। और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो 2024 लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश से कम सीटों पर जीत मिली, उसकी हार का जो ठीकरा है वो सीएम योगी के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं, उनको तमाम तरीके से दोष देने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सवाल ये उठता है कि अब मोहन भागवत जो है वो क्या करेंगे, वो क्या किस तरीके से सीएम योगी को देखते हैं। क्योंकि सीएम योगी हिंदुत्व का चेहरा है, भगवा धारण करते हैं और आरएसएस की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा, उसके लिए योगी एक सटीक, बिल्कुल सही फिट बैठने वाला चेहरा है। गोरखपुर में मोहन भागवत सीएम योगी के साथ खड़े दिखाई देते हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम आरएसएस जो है सीएम योगी के साथ हैं, यानी पूरा आरएसएस के पूरे कार्यकर्ता सीएम योगी के साथ हैं। तो ऐसे में जो सीएम योगी के ऊपर दोषारोपण का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के जो है आरएसएस के कार्यकर्ता पूरा मोदी को ही घेरने का काम करते दिखाई देंगे। जैसा कि उन्होंने कहना भी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है कि देखिए, जहाँ जहाँ मोदी जी ने प्रचार किया वहाँ वहाँ जो है
बीजेपी को हार मिली, बीजेपी के प्रत्याशी हारे, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, तमाम जगह है जहाँ पर मोदी जी हारे। और वाराणसी में भी जब मोदी जी की जीत को हम देखते हैं तो वो बहुत कम वोटों से जीते हैं, 1.5 लाख वोटों से। इसी क्रम में संगीत सोम और संजीव बालियान जैसे जो मोदी जी और योगी के जो खेमे के जो नेता हैं, वो भी एक दूसरे पर अपनी हार के लिए दोषारोपण करते हुए दिख रहे हैं। जहां संजीव बालियान ने संगीत सोम के ऊपर दोषारोपण किया कि उनके कारण, उनके सहयोग ना करने के कारण वे हार गए, तो संगीत सोम ने कहा, जो कि योगी खेमे के माने जाते हैं, कि ऐसा उनके द्वारा जो जनमुद्दे थे उन पर काम ना करने के कारण हुआ, विदेशों में जो वो संपत्ति खरीद रहे हैं उस सब के कारण, जो है अलोकप्रियता के कारण हुआ। तो इस तरीके के जो दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोपों का दौर आपस में चल पड़ा है। फिर हम मोहन भागवत जी की बात करते हैं, तो उन्होंने भी बीच में अडानी का जो मुद्दा था वो उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अडानी को 25 एयरपोर्ट दे दिए गए, और जो सारी जो देश की संपत्ति है, जो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नेहरू जी के समय पे जो पीएसयूज खड़े किए गए थे, वो पीएसयूज भी बेच दिए गए। जिस तरीके से बेचे गए और जिन लोगों को बेचे गए, उसके कारण देश में आर्थिक विषमताएं जो हैं वो बहुत बढ़ी हैं। तो इस तरीके के बयान देकर के कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी जो है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मोदी जी की जो रेपुटेशन है उसको डेंट लग चुका है, और यही कारण है कि वो देश के बीजेपी के और आरएसएस के भविष्य के रूप में मोदी की जगह अब योगी जी को देख रहे हैं। तो यानी कि आने वाले समय में हो सकता है हमें कुछ ऐसा देखने को मिले कि मोदी जी के साथ में हमें आरएसएस खड़ी हुई ना दिखे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।